हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। सो फाइनली इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सवेरे आप लोगों का एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, बट मुझे लगा कि आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी में एक और सपोर्ट की जरूरत है। तो चिंता ना करें, इस वीडियो में पूरा का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत कम समय के अंदर हमने पूरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करा रखा है। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो शुरू हो जाओ एंड गो थ्रू इट कंप्लीटली। जरूरत है तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक, शुरू से आखिर तक जरूर देख लेना, ठीक है। रही दूसरी बात, कल सुबह शार्प 6 बजे अलार्म सबने लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो भूल ना जाना, चूक ना जाना, कल सुबह आना। क्या चूक ना जाना, कल सुबह आना 6 बजे। तब तक चलिए वीडियो देखते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये वाला चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं लिखने की, आंसर बनाने की और ऐसे क्वेश्चन बनाने की जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से रिलेटेड हो, ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, ये सारे वही हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी कि आपको दे दी जाएगी अजीबोगरीब सिचुएशन और उस सिचुएशन का आंसर इस चैप्टर में से आपको निकालना है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो, चाहे वो इनफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है इसकी वजह हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी रेमेडीज हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं विथ फ्यू बेसिक टर्म्स जो कि आपके लिए 2-2 नंबर में पूछी जाने वाली है। सबसे पहली टर्म होती है वर्कर। भैया वर्कर कौन होता है? वर्कर बड़ा सिंपल व्यक्ति है। वर्कर वो होता है जो कि एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हो। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया, चाहे मैक्रो हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या माइक्रो हो, हम लोग सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे जो कि किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंडक्टेड हो। यानी कि जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करा तब भी हम लोन भी प्रोडक्टिव वाले ही काउंट कर रहे थे, नॉन प्रोडक्टिव लोन को काउंट ही नहीं कर रहे थे। तो वर्कर कौन होता है? वर्कर वो व्यक्ति है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एंगेज है इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। जहां से उसको क्या मिलता है? रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, रोकड़ा मिलता है। वर्कर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वो व्यक्ति जो खुद के लिए काम कर रहा है, जो कि खुद का बिजनेस चला रहा है, जो कि खुद की एंटरप्राइज चला रहा है, जो कि खुद के नाम से काम कर रहा है। दूसरा वो व्यक्ति जो कि किसी और के लिए काम कर रहा है, दैट इज हायर्ड एम्प्लॉयज। ये वो लोग होते हैं जो जिनको कोई और हायर करता है और इनको पेमेंट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। वेजेस दी जाएगी अगर मजदूरी है और सैलरी दी जाएगी अगर वो एम्प्लॉय है तो, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विसेज। अब जो हमारे हायर्ड वर्कर है ना, ये भी 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक है रेगुलर, एक है कैजुअल। रेगुलर मतलब जो कि लगातार काम कर रहा है, जो कि पूरे साल ही काम कर रहा है, जिसको एक फिक्स बेसिक तनख्वाह मिलती है, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है। दूसरा होता है कैजुअल, जो कि पार्ट टाइम लेबर की तरह काम करता है। कभी काम मिल गया तो काम कर लिया, कभी काम नहीं मिला तो काम नहीं करा, ठीक है जी। अब एक चीज समझना, आपके लिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं। इंडिया के अंदर किस टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज अब और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रही हैं? आर दे रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स? आपका सवाल आपके सामने है, जवाब दें। कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला? तो आपका जवाब होना चाहिए सर कैजुअल वर्कर्स जो हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज, और कैजुअल वर्कर्स की तो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, फेम बढ़ रहा है उनका, लोग ज्यादा कैजुअल वर्कर्स की तरह काम करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टिक टू अ प्लेस, दे वांट टू मूव, पता नहीं कहां पे, मतलब भागना है बस उनको, ठीक है। तो भारत के अंदर कैजुअल वर्कर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ भी रही है और लोग भी कैजुअल वर्कर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में जो हम कहते हैं ना कि एक बंदा एक नौकरी पे कितने समय टिकता है, जो पहले 3 साल होता था वो अब 3 महीने रह गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर बंदा नौकरी स्विच कर ही जाता है। सो कैजुअल वर्कर डे टू डे इंक्रीज हो रहा है। इसके रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहे, क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक इस चैप्टर का होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब होगा। जो कैजुअल वर्कर्स क्यों बढ़ रहे हैं? भाई अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, हमारे को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है, ठीक है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज पता करने का, हमारे स्ट्रेंथ पता करने का मौका मिल जाता है, ठीक है जी।
ये हो गया। इसके बाद अगला आता है लेबर फोर्स। तो लेबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया भाई, वर्कर कौन होता है, लेबर कौन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स का मतलब वो व्यक्ति जो या तो काम कर रहे हैं या वो व्यक्ति जो काम नहीं कर रहे, दोनों का संगम। देखो फोर्स का मतलब क्या है, टोटल हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है, टोटल हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी अवेलेबिलिटी काम कर रही हो। मान लो 100 लोग हैं हमारे पास, अभी 30 ही काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में वो 100 के 100 आएंगे, ठीक है। चाहे वो काम नहीं भी कर रहे पर हमारी लेबर कैटेगरी के अंदर तो वो आ रहा है, ठीक है। मान लेते 16 साल से लेकर भाई 40 साल के बीच के अंदर वो आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इस फोर्स के अंदर काउंट हो जाएगा। सो लेबर फोर्स इंक्लूड पर्सन वर्किंग एंड पर्सन अवेलेबल और सीकिंग फॉर जॉब। वो बंदा जो कि या तो काम करने को रेडी है या नौकरी ढूंढ रहा है, वो भी हमारे इस लेबर फोर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। लेबर फोर्स के बाद अगला आता है आपका वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब लेबर फोर्स का वो पार्ट जो कि एक्चुअल में काम कर रहा है। ये लेबर फोर्स हो गई। इसमें से ये हो जाएगी आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, दैट इज लेबर फोर्स। उनमें से कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, दैट इज वर्क फोर्स। और हर इकोनॉमी चाहती है कि उसकी वर्क फोर्स और लेबर फोर्स इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो, वो सबसे कम हो, मिनिमम हो। जितना कम वो कर सकती है उतना कम वो करेगी, ठीक है जी। देखो ये चैप्टर जो है ना इंडियन इकोनॉमी के वन शॉट में तो कवर कर रहे हैं, मैक्रो के भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो ऊपर आई बटन पे चले जाना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर वन शॉट के अंदर कवर हो रखे हैं, उसको जाके चेकआउट कर लेना। अगर नोट चाहिए तो वो भी फ्री में अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, इसके बाद आता है लेबर सप्लाई, कितनी अवेलेबिलिटी है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क एट द कॉरस्पॉन्डिंग वेज रेट। वो बंदा जो कि काम करने को रेडी है, भैया हमको तो काम चाहिए, हमें तो दे दो लाके काम, ठीक है जी, वो कहलाता है आपकी लेबर सप्लाई की कितनी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, कितने लोग और काम कर सकते हैं। 100 में से 30 काम कर रहे हैं, 70 और कर सकते हैं, दैट इज योर लेबर सप्लाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कुछ बेसिक टर्म्स। वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड में दो तरीके के, रेगुलर, कैजुअल। और इसके बाद आता है आपका लेबर फोर्स, टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों का। साथ साथ में उसके बाद उसका एक पार्ट वर्क फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, लेबर सप्लाई जो काम करने को रेडी है, मतलब जितनी तनख्वाह मिल रही है उतने में दे दो। इसके बाद दूसरा आता है बेटा आपका जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है पहले समझना। ये ना भारत में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब फोकट में। वो कहते हैं ना 24 जी बनने चले 26 जी 2 जी रह गए वाला काम हो रहा है भारत के अंदर। क्या हो रहा है, हम लोग ग्रोथ को पकड़ के चल रहे, भाई भारत की ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। पर इकोनॉमिक में एक ऐसा टर्म है जहां कहते हैं कि ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कुएं में कूदना। क्या, कुएं में कूदना। कैसे, ऐसे जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि देश की तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी जो है वो आपके आसमान छू रही है, पर आपके पास जो अवेलेबल नौकरियां हैं खत्म हो जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। मतलब लोग क्या हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं बेरोजगार, फिर भी आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। ऐसा कब होता है, जब हम लेबर इंटेंसिव से चेंज होकर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ भागते हुए चले जाते हैं, तब ऐसा हो जाता है। When we shift from labor intensive technique to capital intensive technique, सबको याद है लेबर इंटेंसिव जहां पर मजदूर ज्यादा यूज होते हैं, मशीन कम यूज होती है, भारत में वही चलता है। अब भारत में क्या चल रहा है, लेबर को हटा दो, क्या मशीन को ले आओ, मशीन काम करेगी, सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा, खर्चा बच जाएगा। पर कोई ये नहीं देख रहा जिन लोगों को हटा के हमने खर्चा बचाया है वो लोगों का घर कैसे चलेगा, वो तो बेरोजगार हो गए। सिंपल फंडा से ऐसा नो, सिंपल फंडा से ऐसा नो। सो हम लेबर इंटेंसिव जो कि भारत को होना चाहिए, वहां से इंडिया शिफ्ट हो रहा है टू कैपिटल इंटेंसिव। इस वजह से भारत के अंदर जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ग्रोज फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी 2% की और जीडीपी ग्रोथ बढ़ी 10% की। भाई ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। विच रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। और ये भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है अभी। इन इंडिया the economy is experiencing GDP growth more than through technology than the employment of labor। भारत के अंदर अभी जीडीपी बढ़ तो रही है पर वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रही है, वो लेबर की वजह से नहीं बढ़ रही। आज आप देख रहे होंगे कि आपको अगर खाना मंगाना है ना तो आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन के थ्रू खाना मंगा लोगे जहां पर 20 लोग पूरे शहर को कवर कर रहे हैं।
समझ रहे हो? जहां पहले आपका खर्चा लगता था वो खर्चा हो गया मिनिमम। रेस्टोरेंट ने सबको हटा दिया, बोला सबको भगा दो यहां से, 10 लोग अंदर बैठेंगे, 20 लोग डिलीवरी करेंगे, काम खत्म। जो रेस्टोरेंट पहले 100 लोगों को रोजगार देता था, आज वो रेस्टोरेंट 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। बाकी सारा काम ऑटोमेशन पे हो गया, 90 लोग बेरोजगार हो गए। और पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर काम करना ही सीखा पूरी जिंदगी, उन लोगों को अब कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती। समझ में आ गया? जॉबलेस ग्रोथ कंप्राइज ऑफ 3 मार्क्स इन योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि इसको आप ढंग से पढ़ लें। आगे हम बात करते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब भाई कैजुअलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? यहां से देखेंगे, देखो ये कैजुअल लेबर्स या कैजुअल वर्कर्स। अभी मैंने बात की थी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आ गया क्वेश्चन, देखो ये रहा, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैजुअलाइज होती जा रही है। कैजुअलाइज होने का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। जहां पर लोग ज्यादातर कैजुअल वर्कफोर्स के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं देन रेगुलर वर्कफोर्स के अंदर। इवन द स्किल वर्कर्स, जो टैलेंटेड है, जिनमें टैलेंट है भरपूर, जिनके अंदर सारी कला है, जो कि आराम से बढ़िया काम कर सकते हैं, वो भी आज के समय में कैजुअल वर्कफोर्स के अंदर जाना पसंद कर रहे हैं रेदर देन रेगुलर वर्कफोर्स। ये क्यों हो रहा है? ये बहुत आसान है। ये इसलिए हो रहा है, ये कंपनीज को भी फायदा देता है और लोगों को भी नहीं देता। ठीक है, कंपनीज को कैसे फायदा देता है भाई? हर बारी उनको एक सस्ता एम्प्लॉय लाना है। अगर आप रेगुलर वर्कर हायर करते हो तनख्वाह रखनी 50,000, कैजुअल वर्कर हायर करते हो तनख्वाह रखनी 20,000, 25,000। आधे पैसे में काम कर रहा है बंदा, रेडी है। बंदे को भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो भाई उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक साथ 2 जगह 3 जगह काम कर सकता है, या कर रहा है, या कहीं किसी और पे पार्ट टाइम भी काम कर लिया उसने। बट पॉइंट ये है कि इस तरीके का जो पैसा होता है ना, वो कभी दिखता नहीं है। इस तरीके का पैसा ना तो कभी दिखता है और ना ही कभी टिकता है। इसलिए भारत का जो यूथ है वो डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ। आप जानते हैं, अगर आप खुद बैठे हो ना अभी यहां पर, तो आपको भी अंदाजा है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद 50 लोगों में से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो किसी तरीके के लोन के अंदर होंगे, किसी तरीके की ईएमआई की पेमेंट कर रहे होंगे। वो क्यों है? वो सिर्फ इसी वजह से है। हमें लगता तो है कि तनख्वाह बहुत है, अरे जुगाड़ करके 40-50 हजार में कमा लेता हूं, पर द पॉइंट इज दैट जब तक वो कैजुअल नहीं हो पर रेगुलर नहीं होगी, तब तक आपका पैसा आपको कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इवन द स्किल वर्कर्स ऑफ अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स ड्यू टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और इसी वजह से कंपनी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रही है, और उनको चाहिए बोला कंपनियों को तो फायदा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हटा रहे, या तो वर्क फ्रॉम होम करो या फिर भग जाओ, हमें चाहिए ही नहीं तो मान पे। ठीक है, लोगों के लिए, कंपनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो गई, लोगों को लेकर आना बहुत आसान हो गया। घर बैठे वाला एक फॉर्म डाला, टका टक टक ऑनलाइन लोग आ गए फटाफट से भागते हुए। ठीक है, इससे रिलेटेड तुमसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि इससे रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट क्रिएट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं भाई साहब एम्प्लॉयमेंट की, तो 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है? वो सेक्टर जो कि एक तरीके से क्या हो, ऑर्गेनाइज हो। सारी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं, उन सब के अंदर ज्यादातर ये वाले वर्कर्स हायर किए जाते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन वगैरह सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है, पीएफ करता है। मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपकी तनख्वाह डिसाइड होगी और उसी के हिसाब से चलेगा। पीएफ भी कट रहा है, आपको पेंशन भी मिलेगी, फलाना टीम का सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक बात को ध्यान रखना कि ये वाले जो होते हैं ये नॉट नहीं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। फॉर्मल सेक्टर के अंदर आप हो तो लेबर लॉज के थ्रू आप प्रोटेक्टेड होंगे। मतलब सरकार द्वारा बनाए गए सेट स्टैंडर्ड कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति को मजदूरी करा रहे हैं तो ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे ऐसे एरिया में काम नहीं कराओगे जहां पर आग लगने के चांसेस हों, या ये है वो है, इस तरीके के 5-6 उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे, वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। अगर आपको किसी स्टैंडर्ड को ब्रीच करते हुए आपसे काम कराया जाता है तो आप मस्त केस पे ठोक सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर। जो वर्कर इन सेगमेंट में काम करते हैं उनको फॉर्मल सेगमेंट वर्कर्स कहते हैं। यहां मुश्किल यह है कि नौकरी लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नौकरी लगना मुश्किल है भाई,
बस यही मुश्किलात होती है। साथ साथ में आपको लगातार काम करना है, तो जो मनमौजी है वो वाले काम नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मनमौजी कहाँ जाते हैं, मनमौजी यहाँ चले जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। भाई ये है ना थोड़ा सा अजीबोगरीब सेक्टर हम मानते हैं इसको, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का। ये वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है जो 10 से कम लोगों को हायर करती है या जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ये किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए अलाउ नहीं है। छुट्टी ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई, भग में जा, साहब छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, बोले इसकी शादी है उसकी शादी है, मैं तो नहीं दे रहा, जा बस तेरा तनख्वाह कटेगी। तो यहाँ पर कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई पेड लीव नहीं होती है, यहाँ पर पहले से सेट नहीं कि भाई 20 छुट्टी 22 छुट्टी तो ले सकता है फलाना डिम का, या जो कुछ भी करना है बॉस सेंटर्ड होगा, सब कुछ बॉस के हिसाब से चलेगा। ये किसी प्रकार के लेबर लॉस से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। भाई करना है तो फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, साफ गंदगी होती कर, नहीं करना भग जा, दूसरा ले आऊंगा मैं जाके, ठीक है। तो ये किसी प्रकार के लेबर लॉस से प्रोटेक्टेड नहीं होते। जो यहां काम करते हैं उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स कहते हैं। भारत में मोर देन 90% वर्कफोर्स आज इसके अंदर काम कर रही है, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पर उनको कंपैरेटिवली पेमेंट का लालच थोड़ा मिल जाता है और वो किसी तरीके के बॉन्ड के अंदर नहीं फंसते। जबकि अगर आप फॉर्मल सेगमेंट में आते हो तो एक बॉन्ड आ जाता है भाई, साल 2 साल 3 साल, और भारत के लोग बॉन्ड को देखते वैसे ही भाग जाते हैं। उनको लगता है नहीं भाई ये करना ही नहीं मामला, ये तो खराब वाला सौदा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, कि भारत में इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन मोर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेस इन फॉर्मल सेक्टर। जब भारत के लोग या किसी भी देश के लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेने भाग जाते हैं, जब उनके तीतर काटता है, उनके नहीं हम तो इनफॉर्मल सेगमेंट में जाएंगे, वही मजे आएंगे हमको जिंदगी में, तो वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। उसको हम इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा वो जाते इसलिए क्योंकि वहां पर फॉर्मेलिटीज कम होती है, ठीक है, वहां पर फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम होती है। भाई आपको अगर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल टीचिंग प्रोफेशन का एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी स्कूल में पढ़ाना है, एक फॉर्मल सेक्टर है, सब चीजें होंगी वहां पर। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना, फलाना टीम का सब कर लिया, ठीक है। आपको अगर अपनी प्राइवेट कोचिंग खोलनी है, यूट्यूब पे चैनल खोलना है, तो 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं पढ़ाता हुआ दिखाया मैंने, नो डाउट, उसके खुद के एग्जाम चल रहा है, वो खुद एग्जाम भी दे रहा है और पढ़ा भी रहा है, दैट्स अ गुड ऑप्शन, अच्छा है, पर अभी वो बच्चा है, ठीक है जी। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, किसी तरीके की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही नहीं, चला लो चल जाएगा मस्त बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो लेसर अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन मांगते हैं, फॉर्मेलिटीज कम होती है, आसानी से आपको नौकरी मिल जाती है, और हो सकता है कि अगर आप इसमें अच्छे चल गए तो आपको पेमेंट भी ना मस्त बढ़िया से मिल जाए। मतलब आपने देखा भाई यूट्यूब पे बैठ के लोग, बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, कौन सी क्लास का, 12th क्लास का बच्चा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्या करके, 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाकर, आई इवन तो 12th क्लास के बच्चों को समझा कर कि भाई मैं कैसे पढ़ रहा हूं, तू कैसे पढ़ेगा। और वहीं पे एक ऑफलाइन सेक्टर में एक टीचर है जो कि पिछले 25 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी पूरी जिंदगी पढ़ाने निकल गई, उसकी तनख्वाह आती है 50,000 रुपए महीना, जबकि वो दिन में 8 घंटे पढ़ाता है, ये बंदा दिन में 10 मिनट पढ़ाता है, 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो डाल देता है। अच्छा क्या है, अच्छा देखने में ये लगता है, पर इसके बारे में कौन सोचेगा, ये तो बर्बाद, इसी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर भारत के अंदर बढ़ गया है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे देखो, नाउ वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आपसे पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई कितने प्रकार के होते हैं, हाँ भाई एक करके शुरू करो, कितने प्रकार के होते हैं बेरोजगारी। तो सबसे पहले आती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हिडन एम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोला मैंने, प्रच्छन्न बेरोजगारी, हिंदी में थी मेरी एसएसटी, कुछ नहीं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई एक बढ़िया सा खेत है, या मान लो ये हमारी जगह है, यहां पर झाड़ू लगाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, ठीक है, छोटा सा ऑफिस है, तो झाड़ू लगाने का दिया, ठीक है। तो एक कमरा है जिसमें झाड़ू लगाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो झाड़ू लगाएगा निकल लेगा। हमने कहा नहीं, हम तो पैसे वाले हैं, हम 2 लोगों को झाड़ू लगाने रखेंगे, हमने 2 रख ली। हमने कहा नहीं, हम तो और पैसे वाले हैं, हम 10 लोगों को झाड़ू लगाने रखेंगे। तो मेरी बात को समझना, 10 लोग इस छोटे से कमरे में झाड़ू लगाएंगे या फिर एक व्यक्ति इस छोटे से कमरे में झाड़ू लगाएगा, क्या सेम आउटपुट आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। मतलब ऐसा कोई, ऐसा तो है नहीं कि कोई रगड़ रगड़ के ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। भाई झाड़ू लगानी है, वो नॉर्मल व्यक्ति जैसे करेगा, 10 लोग भी वैसे ही करेंगे। तो यानी कि हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति, 1 पर्सन
से जो आउटपुट मुझे मिल रहा है, सेम आउटपुट मुझे 10 लोगों से मिल रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका तात्पर्य क्या, मैं ये कह सकता हूं कि जो 9 लोग मैंने लगाए वो फोकट में लगाए रईसी दिखाने को। तो सुनो, जो 9 लोग लगाए वो रईसी दिखाने को लगाए, उनसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही फोकट में लगे हुए। दैट इज व्हाट यू कॉल हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि 9 लोग बेरोजगार ही हैं, रोजगार नहीं है, ये बस दिखावा कर रहे हैं कि वो रोजगार है, ठीक है। खाली जगह अपन नहीं होते, हाँ भाई स्कूल में भाई काम करना है, क्या काम करना है, चलो टेबल उठानी है। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो टेबल उठाते हैं, मेहनती, और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो टेबल उठवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती। वो क्या करते हैं, कुछ पूरे पूरे कभी टेबल नहीं उठाई, ठीक है, हाँ भाई ला 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 शाबाश शाबाश, ये पकड़ 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 लेके निकल लिए, वो हो गए प्रच्छन्न बेरोजगार। उनको काम नहीं करना है, उनके काम से फायदा नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, बस शाबाश 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 करके निकल जाता है, ठीक है, वो ले लेते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर गिविंग आउटपुट, दे आर एम्प्लॉयड फॉर गिविंग सैलरी। उनको बस तनख्वाह मिल रही है, बाकी आउटपुट उनसे देश को या किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। अगला आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली एक कुछ समय का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे जा रहा होता है। तो इसके बीच की जो बेरोजगारी होती है भाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन को, वो बेरोजगार है, क्योंकि अभी समय बदल रहा है, इस सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का तो सब जानते हैं, हाँ भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसम के हिसाब से बेरोजगारी, बेसिकली हम बोलते हैं सीजन के हिसाब से बेरोजगारी। आपने कहते हो सुना होगा, अभी तो इनका सीजन नहीं है, अभी तो इनका सीजन नहीं है इसलिए ये बेरोजगार है। तो भैया सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ महीने के लिए ये बेरोजगार है, जैसे सीजन वापस आएगा ये वापस से रोजगार हो जाएंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल है। दैट इज व्हाट यू कॉल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर व्यक्ति कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू अनफेवरेबल सीजन। नेक्स्ट है ओपन या इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब, देखो वॉलेंट्री वर्ड पकड़ना, वॉलेंट्री वर्ड होता है इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब बिना इच्छा के। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप बेरोजगार हैं बिना इच्छा के, मतलब तू काम करना चाहता है फिर भी तू कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि तेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मतलब विभूति नारायण मिश्रा जैसा तू व्यक्ति होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, वो साला वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ये इनवॉलेंट्री है, मतलब मजबूर हूं कि मैं बेरोजगार, मेरे को मजे नहीं आ रहे काम करने, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत में बहुत मिलता है। आप जज की नौकरी कर लो, मतलब जज बन जाओ, आपको मजे हैं जिंदगी के, ठीक है, आपको बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि भारत में जजों की कमी है, पर वो कोई करना नहीं चाहता। करना क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी। ऐसा ऐसे ऐसे आदमी 25-25-30 साल के आदमी 8वीं क्लास की किताब लेके पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, क्यों? बोले सरकारी नौकरी में यही पूछा जाएगा। ए भाया, तू 8वीं में पढ़ लेता, बुरा लग जाता तेरे को? नहीं लग जाता ना, तो फिर क्या, कैसे मजाक वाली बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप बेरोजगार इसलिए हो क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में आप नौकरी पाना चाह रहे हो वहां नौकरी अवेलेबल नहीं। मतलब भारत का जो स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्संस या फ्रॉम द स्ट्रक्चर जिस हिसाब से लोग एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं। हम सरकारी नौकरी में नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी कामों में नौकरी पाना चाहते हैं, जबकि नौकरी किसी और सेगमेंट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि है नहीं है, पर जहां अवेलेबल है वहां हम जाना नहीं चाहते, जहां नहीं है वहां हम नौकरियां खोज रहे हैं। नेक्स्ट आता है बालक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया बिजनेस की एक बहुत बेहतरीन साइकिल है जिसको हम कहते हैं उसकी बिजनेस साइकिल, ऐसा कहलाता है, जो कि रिसेशन और ये सब चीजें होती है। ये होता है बूम पीरियड, ठीक है, ये होता है रिसेशन पीरियड, ठीक है। तो बिजनेस हमेशा ऐसे चलता है, एक पीरियड आता है जब सबसे ऊपर चला जाता है, एक पीरियड आता है नीचे चला जाता है, फिर थोड़े समय वापस उठ जाता है। तो जो ये बिजनेस साइकिल है ना, ये सिर्फ साइकिल नहीं है, ये लोगों की बेरोजगारी का एक ग्राफ है। जब ऐसा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जब ऐसा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसको हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू बिजनेस साइकिल गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार, ठीक है, लोग पढ़े लिखे भी हैं फिर भी बेरोजगार है, क्योंकि व्हाइट कलर जॉब्स की कमी है भारत के अंदर, ठीक है। ऐसा बेसिकली बहुत कम होगा आने वाले 5 सालों के अंदर, क्योंकि अगर आप 5 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि ये नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब व्हाइट कलर जॉब्स वाले भी फालतू बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है। बोले इंजीनियर आदमी क्या कर रहा है पता नहीं,
ठीक है, सीए है, क्या कर रहा है पता नहीं, तो वो क्या हो गया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी, बेरोजगारी, बेरोजगारी होती क्यों है भारत में बेरोजगारी? तो भारत में जो बेरोजगारी है उसके होने के बहुत सारे रीजन है, एक तो नहीं बहुत सारे। पहला, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्लो पेस से बढ़ रही है, कंपैरेटिवली हम जितने हैं उनके हिसाब से हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं है। मतलब हम इतना ही बड़ी पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मान लो या इकोनॉमिक ग्रोथ मान लो, जीडीपी ग्रोथ मान लो, वो काफी हद तक बढ़नी चाहिए। अगर हम 5.5% की जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं तो हम करीब 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी सारी है और हम लोग एक यंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ काफी बढ़नी चाहिए। बट भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ उस रेट से नहीं बढ़ रही, इसलिए हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो है ही, आज के समय में तो ठीक हो गया है, पर पहले भारत जो था वो काफी हद तक 1.25%, 1.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ करता था। 1.5% मतलब हर साल हम 1.5% लोग पैदा करते थे। 100 करोड़ है तो उसका 1.5% और बढ़ जाएगा, ठीक है जी, 1.25 करोड़ और पैदा हो जाएंगे नए। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है भाई, नौकरियां आती है 4 और नौकरियां करने के लिए बच्चे पैदा हो जाते हैं 15, तो 9 तो और बेरोजगार मिलेंगे आप। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, इस पॉइंट के अंदर जब तुम एक्सप्लेनेशन लिखो तो तुम चाहो तो अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकाल सकते हो, तुम्हें कोई दो राय नहीं, तुम निकाल लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बेसिक नौकरी करना सिखा रहा है, ना कि नौकरी देना सिखा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नौकरी करना एंड नौकरी देना। तो अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम करने के साथ साथ देना भी सिखा देगा तो हमारा काम बेहतर हो जाएगा। फॉल्टी प्लानिंग, हमारे यहाँ प्लानिंग ही खराब है, नौकरियां चाहिए कहीं और, मिलते हैं कहीं और, लोग बैठे कहीं और। तो हमारा जो प्लानिंग है सत्यानाशी हो रखी है भैया। सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान उठाया, फर्स्ट 5 ईयर का प्लान के अंदर हमने बोला एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, बढ़ाना शुरू करा, आधा बढ़ा, बोले नहीं अब इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री में गए, पीछे देखा एग्रीकल्चर आधा पड़ा, फिर वापस एग्रीकल्चर में। तो हमारी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है और इसी वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी है। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया अब बढ़ रहा है, तो हो सकता है आने वाले 5 सालों में, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो आफ्टर 5 इयर्स, तो ये आपको देखने को ना मिले कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो फॉरेन से आती, बाहर ज्यादातर टेक्नोलॉजी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी, क्योंकि वहां जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कैपिटल इंटेंसिव है और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। वहां से मंगाएंगे तो कैपिटल इंटेंसिव ही आएगी। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, एग्रीकेरियन इकोनॉमी कहा जाता है भारत को, एक ऐसी इकोनॉमी जो चाहे तो सिर्फ एग्रीकल्चर से चल सकती है। इतनी बड़ी एग्रेरियन इकोनॉमी को आपने आधा अटका के रखा हुआ है, क्यों? अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा दिमाग लगा के काम करेंगे ना, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने में काम लगाएंगे, तो भी इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ सकती है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भाई साहब रेस्टोरेंट बनते नहीं है उससे पहले स्विगी जोमेटो आ जाते हैं, समझ रहे हो? रेस्टोरेंट बनते नहीं है, स्विगी जोमेटो पहले आते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलते हैं लोग, उससे पहले बड़ी इंडस्ट्री उनको देखने को मिल जाती है। मतलब आपने घर में कुछ भी खोल लिया नहीं चलेगा, क्योंकि सेम चीज आधे दामों पर एक बड़ा जायंट लाके दे रहा है। इससे नुकसान क्या है? छोटी इंडस्ट्री जब तक नहीं खोलेंगी भारत पूर्णतः डेवलप नहीं होगा, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री गांव को डेवलप करती है, जबकि बड़ी इंडस्ट्री मेट्रोपॉलिटन सिटीज को डेवलप करने का काम करती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, बेरोजगारी आप चाहे तो इसको सुधार भी सकते हैं। सुधारने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब जो जो प्रॉब्लम है ना उन प्रॉब्लम्स को सुधार लो, बस आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। कैसे सुधार सकते हैं? आप ऐसे सुधार सकते हैं, जो पेन नहीं चला वैसे सुधार सकते हैं। पहला, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ जीडीपी, आप जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करो, बट हाँ जॉबलेस ग्रोथ नहीं करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, ये तो हमने कर लिया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ, जो कि अब पॉसिबल कम होता जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम को बदलो, पर इतना भी मत बदलो कि बच्चों को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बोलो कि खुद रोजगार पाओ, ठीक है, वही चल रहा है अभी जिंदगी में। और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को बदलने का प्रयास करो। कैपिटल इंटेंसिव अच्छी बात है, पैसे कमा के देती है, पर ये देश है, यहां पैसे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है। तो कोशिश करें कि लोगों को रोजगार के लिए जहां पॉसिबल हो एलआईटी का इस्तेमाल करें रेदर देन सीआईटी। कैपिटल इंटेंसिव की जगह लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो भारत देश बहुत बढ़िया चलेगा। समझ में आ गया बालको? चलो, तो ये हुई बालको हमारा आज का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इन्फॉर्मलाइजेशन। पूरा चैप्टर यहां पर खत्म करा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर,
भैया टर्म 2 के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आपको नए बजट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग बूस्ट करी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज अपन बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर की, और इसमें क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, बचपन में जब भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द सुनता था ना, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। बस एक बात ध्यान में आती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, रोड है, और एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ हद तक मतलब भी यही होता है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली। मैंने कहा चलो भाई, कुछ गलती तो नहीं की। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, चलो आज आपकी समझ को सही करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटी जो कि चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटी दैट आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रोवाइड कराता है सपोर्टिंग सर्विसेज टू द मेन एरियाज। कौन कौन से, मतलब इंडस्ट्रीज के मेन एरियाज के अंदर, एग्रीकल्चर के मेन एरियाज के अंदर, प्रोडक्शन के मेन एरियाज के अंदर, ट्रेड एंड कॉमर्स के मेन एरियाज के अंदर, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सिंपल बात है, रेलवेज, रोड, इरिगेशन, पब्लिक यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। मतलब आप अपने इर्द गिर्द जो भी मैनमेड चीज देख रहे हो, जो कि किसी न किसी तरीके से बढ़ाने में, एक देश को बूस्ट करने में मदद करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम जानते हैं। एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशलिस्टिक। देखो बड़ा सिंपल है, इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से समझते हैं, दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक वो है जो देश को बढ़ाता है, एक वो है जो व्यक्ति को बढ़ाता है। एक वो है जो देश को बढ़ाता है, दूसरा है जो व्यक्तियों को बढ़ाता है, यानी देश में रहने वाले लोगों को बढ़ाता है। दोनों बढ़ना सामान्य रूप पे जरूरी है। अगर दोनों ही बढ़ेंगे तो ही फायदा मिलेगा। अगर सिर्फ देश बढ़ेगा, वहां रहने वाले लोग नहीं बढ़ेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कल या परसों खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सड़ मरेंगी, ठीक है। और अगर लोग बढ़ जाएंगे, हमारा देश नहीं बढ़ेगा, तो भी ये नुकसान का काम है। तो दोनों के दोनों चीजों को बढ़ा के रखना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन मोटिव होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है बालक। इकोनॉमिक, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? इट इंक्लूड्स सच एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि भारत को, हमारे देश को डेवलप करने के लिए जरूरी होती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। आपकी इच्छा करी, आपने फोन उठाया, ले भाई हेलो, हाय हेलो, कैसे है भाई, ये आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। बिजली प्रोवाइड कराना, अभी आप ये देख रहे हो फोन के अंदर, फोन में चार्ज होता है, बिजली लगती है, ये सब यही आता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग वगैरह, ये सब कुछ हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, क्योंकि ये भारत देश को, इकोनॉमी एज अ होल को बूस्ट करने में मदद करता है। अब समझना, देखो देश बढ़ाना अच्छी बात है, पर देश तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वहां रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक देश है जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो है, पर वहां के लोग हर समय बीमार रहते हैं, तो क्या वो देश कभी उन्नति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। एक ऐसा देश है जहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्ति हैं जिनकी भैया कभी बीमारी नहीं पड़ते, 150 साल की जिंदगी है, पर कम्युनिकेशन नहीं है, किसी प्रकार की बिजली नहीं है, किसी प्रकार के रोड नहीं है, किसी प्रकार का डैम नहीं है, क्या वो चल सकता है? वो भी नहीं चल सकता। तो जितना जरूरी ये है, उतना ही जरूरी हमारा सोशलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सोशलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इट इंक्लूड सच सर्विसेज एंड प्रोविजन जो प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा बनाते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ नई चीजें सीख रहे हो, तो ये आपकी लिविंग को, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, आपके सोचने समझने की शक्ति को कुछ हद तक बूस्ट कर रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे सोशलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। हेल्थ फैसिलिटी, आप बीमार हो, आपके इर्द गिर्द बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स खुल गए। आज भारत की हॉस्पिटल चेन, आज भारत की हॉस्पिटल फैसिलिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, मतलब कुछ कहने तो वो पत्थर की लकीर है। हमारे यहाँ बनाई जाने वाली वैक्सीन्स को पूरे दुनिया में
एक बहुत बढ़िया तरीके से मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है, हाँ यार भारत के बनाई हुई वैक्सीन उठा लो, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। ये किसी तरीके से इकोनॉमी को बहुत लेट फायदा पहुंचाएगा, पर लोगों को बहुत जल्दी फायदा पहुंचाएगा, और अगर लोगों को फायदा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। हेल्थ हो गया, अच्छी हाउसिंग हो गई, ये सारी चीजें आपके सोशलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। अब एक चीज समझना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्यों जरूरी है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम। वो इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार ने अभी रिसेंटली कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी स्पेंडिंग को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया है। यानी कि सरकार ने कहा है कि हम इस बार अपने बजट के अंदर कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले, ठीक है, बहुत भारी खर्चा हम लोग करने वाले हैं। हमारा जो बजट है ना, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी लिखना हो तो एक लाइन लिख देना, बहुत बढ़िया लाइन है। वो लाइन है कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर्ड। हमारा जो बजट है कुछ इसी प्रकार से चलता है। इंफोसिस के मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया है हमारे सरकार ने कि प्रॉमिस ही कम करो और जब रिजल्ट आएगा तो वो बहुत बेहतर आएगा। हर साल हम प्रॉमिस करते हैं भाई 95%, हमारे आते 85%, तो किसी तरीके से हम परेशान हो जाते हैं। बट मान के चलो हमने बोला कि भैया हमने प्रॉमिस करा खुद को 70% और आए 85%, तो वो 85 भी बहुत अच्छे जगह लाएंगे। तो हमारी सरकार इसी थेरेपी पे काम कर रही है। हमारी सरकार ने कहा भाई बजट इतना होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना % होगा। अब सबको पता है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं सबको ये बात पता है कि सरकार ने जो भी बजट बताया था, सरकार ने जो भी आंकड़े बताए हैं वो तो बहुत मिनिमम है, इतना तो बहुत आराम से हो जाएगा। जो सरकार ने टैक्स के कलेक्शन की बात कही थी उससे कहीं गुना ज्यादा तो टैक्स का कलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर सरकार ने क्या करा, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर्ड का काम करा है, ठीक है। आप भी इस लाइन को यूज करें, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इकोनॉमिस्ट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है जब से हमारा नया बजट आया है, ठीक है। ये इंफोसिस मॉडल है, इंफोसिस भी ऐसा ही करता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बूस्ट करने के लिए सरकार ने अपने बजट में काफी ज्यादा इंप्रोवाइज किया है। आप बजट से रिलेटेड चाहे तो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे चले जाओ यार, बजट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि सरकार ने अपने आगामी बजट के अंदर क्या क्या किया है। बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा कि सरकार ने अपने अपने बजट में क्या क्या किया है, ठीक है जी। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है भारत के अंदर। रोड, डैम, बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हाउस, हेल्थ, फाइनेंस, इन सब की जरूरत है क्यों। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। देखो इन सब की जरूरत है देश को और लोगों को, दोनों को एक साथ बनाए रखने के लिए। ये प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है। पहले हम क्या करते थे, हम जब भी ऑफलाइन पढ़ा रहे होते थे तो हम क्या करते थे, हम एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हुआ करता था। उस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर मुझे समय से पहुंचना पड़ता था। बहुत सारे बच्चे, 50, 60, हजारों बच्चे जो है उस समय पे वहां उसी समय पे मौजूद रहते थे, ठीक है। उनको अपने घरों से चल के आना पड़ता था और फिर वहां पर 1 घंटे क्लास होती थी और फिर वापस चले जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई 2 घंटे ट्रेवल करके बंदा आया, 15-20 मिनट, आधे घंटे क्लास हुई, फिर किसी वजह से क्लास को कैंसिल करना पड़ गया और वापस वो बच्चा चला गया। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत होता होगा। कभी कभी खुन्नस भी आती होगी, भाई क्या बुला लिया यार, हमें बुला लिया तो एटलीस्ट कुछ पढ़ाता तो सही, कम से कम क्यों 2 घंटे हमें भी ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम को देखा गया बहुत लोगों के थ्रू, और फिर हमने इसके इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप किया, जहां पर आपको सारी फैसिलिटी जो कि आप घर बैठे घर से आने के बाद लेते थे, वो अब आप घर बैठे ले सकते हैं। सेम वही फैसिलिटी, अब आपको ट्रैवलिंग का समय खत्म कर दिया हमने, आपको ट्रैवल ही नहीं करना, आप बस घर बैठो और काम करो अपना, बस बढ़िया शानदार मजे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अब आपके पास समय बच गया, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बच गया, अब इसके थ्रू हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बूस्ट करता है। देखो रोड बनेंगे, डैम बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी का नया पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होगा, तो हर जगह आपको मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो या तो उसको बनाने में मदद करें या फिर उसको चलाने में मदद करें। अब दोनों में से कहीं भी बात करें, एट द एंड हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके रोजगार का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसलिए हमारी सरकार ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बढ़ाया है, क्योंकि कोरोना के आने की वजह से करीब 50 लाख से ज्यादा नौकरियां एक झटके में खत्म हो गई। मतलब छूटी की बात नहीं कर रहा हूं, खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब क्या है कि वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो शायद 2 साल पहले तक एग्जिस्ट करती थी पर अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब इस प्रकार की जो नौकरियां हैं ना, उन नौकरी वाले लोगों को कहां नौकरी मिलेगी, मतलब वो तो बर्बाद हो गए। तो कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, नई नौकरियां प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, पहले रेस्टोरेंट जो था ना वो खुद के डिलीवरी बॉय चलाता था,
वो क्या करता था, खुद के डिलीवरी बॉय चलाता था, जैसे 2-3 डिलीवरी बॉयज ने रख रखे थे कि यार कोई होम डिलीवरी का ऑर्डर आ गया, बड़ा ऑर्डर आ गया तो मैं डिलीवर कर दूंगा। अब रेस्टोरेंट की ये सारी की सारी झंझट स्विगी जोमेटो लेके चले गए। अब रेस्टोरेंट के जो वो 3 डिलीवरी बॉय थे उनकी नौकरियां बर्बाद हो गई। अब आप बोलोगे सर इससे तो बेहतर है कि वो स्विगी जोमेटो पे चले जाए। स्विगी जोमेटो के अंदर पूरे देश, पूरे शहर भर में, अगर एक छोटे शहर की बात करें 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर, तो आपको गिनती के 50 से 100 लोग मिलेंगे। इससे ज्यादा लोग आपको स्विगी जोमेटो के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो डिलीवरी का काम करता है। जबकि रेस्टोरेंट हर गली में होता था, हर एक मेन एरिया के अंदर आपको 3-4 रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते थे। तो वो 10,000 लोगों की रोजगार को खत्म करके सिर्फ 100 लोगों को रोजगार दिया गया। तो ये वाली नौकरियां क्या हुई, एकदम से खत्म हो गई। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नई नौकरियां बिल्डअप करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जब नई नौकरियां बिल्डअप होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को बूस्ट करेगा। समय के साथ आपको बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो कहीं ना कहीं इतना पीछे रह जाओगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसा बहुत सारे टीचर्स थे जो 2019 से पहले राजा थे, जो शायद अपने अपने ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर 10-10 हजार बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब बच्चों को भगा दिया करते थे, बोले जाओ मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। जब लॉकडाउन हुआ, जब सब चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई ना, तो उन टीचर्स की ऐसी हालत हो गई बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टीच ऑनलाइन। उनको पता ही नहीं था कि कैसे हम ऑनलाइन पढ़ाएं, कैसे सारी फैसिलिटी करें। और ऑनलाइन पढ़ाने के बाद भी अगर वो पढ़ाना शुरू करते तो वो ऑरा नहीं बनता था। आप जानते हैं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहां का 1 घंटा और ऑनलाइन कोचिंग का 1 घंटे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सब मानते हैं इस बात को, एवरीवन सब मानते हैं ना इस बात को कि ऑफलाइन कोचिंग का 1 घंटा और ऑनलाइन कोचिंग का 1 घंटे में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। ऑफलाइन में अगर 2 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं तो ऑनलाइन में 1 घंटे में 20 टॉपिक हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि वो 20 टॉपिक कवर भी हो गए, ठीक है। तो इसलिए एक ऑफलाइन टीचर ऑनलाइन में जब शिफ्ट होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके सामने देखने को मिलती है। तो अगर इस तरीके से इकोनॉमी बदल रही है तो वहां के रहने वाले लोगों को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं बदलेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सिर्फ सुनने के लिए अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल है और हर समय आपको बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, पुरानी नौकरियां खत्म होती जाएंगी, नई नौकरियां बिल्डअप होती जाएंगी। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक फंक्शनिंग को बनाने के अंदर, ठीक है। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है यार, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब डैम बनेंगे, रोड बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हेल्थ मिलेगा, फाइनेंस की फैसिलिटी मिलेगी, तो हमारे लिए पैसा जनरेट होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भारत के अंदर बूस्टअप करेगा जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। अब यार एक बात बताओ, आप पहले रहते थे कैसे भाई, नॉर्मल रह रहे। जब हम पैदा हुए थे ना, हम छोटे छोटे से मिडिल क्लास फैमिली के बंदे, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही मिडिल क्लास वाली फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। तो जहां पर भाई 5 रुपए लेके हम पूरा दिन निकाल लेते थे, ठीक है। पॉकेट मनी क्या चीज होती थी तो हमें 12th में आने के बाद समझ में आया, मिली नहीं, समझ में आया कि अच्छा पॉकेट मनी नाम की कोई चीज होती थी, ठीक है। जो जूते हुआ करते थे वो जब किसी ऐसे ना अमीर दोस्त के पास जाता तो उसके पास वो जैसे क्या कहते हैं अपन उसको, फुटबॉल में एक जूते आते हैं वो कांटे लगे हुए, ठीक है। तो पहले हमें पता नहीं था क्या है, कैसे है, क्या होता है, वो ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। तो हमारा एक दोस्त लेकर आया, खेलने गए हम वही एक नॉर्मल जूते, कोचिंग जाना है तो भी यही पहन लो, शादी में जाना है तो भी यही पहन लो, वही मिडिल क्लास वाले, ठीक है। तो हम गए खेलने के लिए, बढ़िया। तो खेलने के लिए गए, वो बंदा अलग से जूते एक बैग में लेकर आया। मैंने कहा यार बैग में जूते तू पहन के तो आया, बोले ये वो नहीं है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो उसने दूसरे जूते निकाले, नीचे कीलें थी उसके अंदर, ठीक है। जो फुटबॉल में नॉर्मल होती है, आप सभी हर प्रकार के जूते में जब भी आप गार्डन में खेलते हैं, किसी भी ग्राउंड में खेलते हैं, तो आपको उस टाइप के शूज ही कैरी करने पड़ते हैं। ये हमें बाद में समझ में आई बात। तो वो लेकर आया तो मैं उसको देखकर इतना ज्यादा फैसिनेटेड हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या चीज है। फिर उसने मुझे पूरा समझाया था ऐसे होता है। मैं कहा यार वेरी गुड। मैंने कहा, फिर मैंने अपना जूता देखा, मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे फिसल लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जब आपके इर्द गिर्द या आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं किसी भी चीज की, तो कहीं ना कहीं आप पीछे अटक जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी पीछे रह जाती है। आप इकोनॉमी के साथ, आप बदलती चीजों के साथ नहीं बदल पाते। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। और आखिरी चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है वो है आउटसोर्सिंग। अब यार आउटसोर्सिंग का मतलब सबको पता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है रस्ते का माल सस्ते में, ठीक है। रस्ते का माल सस्ते में, यही वाला समाज काम होता है आउटसोर्सिंग का। तो देखो सिंपल सा फंडा है, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज को ऐसा पता होता है कि बेसिक जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कॉल सेंटर हो गए, या यार एक बात बताओ अलमारी बनानी है, अलमारी कोई भी बनाए एक जैसी बनेगी, ठीक है। बस मटेरियल मैं चूज करके दे दूंगा। बाकी अब मैं ये फैक्ट्रियों में बड़े बड़े
महंगे महंगी तनख्वाह देके मंगाओ या फिर किसी एक नॉर्मल वेंडर को पकड़ लूं जो कि अपने घर में ठोक पीट करके अलमारी बनाता है, दोनों ही सेम होंगे, दोनों में एज सच कुछ भारी फर्क आएगा नहीं। भारी फर्क आएगा ब्रांडिंग का, तो मैं उससे बनवा के ब्रांडिंग करवा सकता हूं बाद में। बहुत सिंपल सा काम है, ये आउटसोर्सिंग का काम होता है। तो वो क्या करते हैं, बेसिक रूटीन वर्क को या छोटे मोटे कामों को किसी और कंपनी के थ्रू या किसी और छोटे मोटे व्यक्ति के थ्रू आउटसोर्स करा लेते हैं, मतलब उससे करा लेते हैं और बाद में खुद की ब्रांडिंग चिपका के उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तो आउटसोर्सिंग के लिए एक हब क्रिएट हो जाएगा। भारत एक आउटसोर्सिंग हब है। क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन बहुत है और वर्किंग पॉपुलेशन काफी कंपैरेटिवली ज्यादा है, और इसी वजह से भारत के अंदर लोग जो है ना वो काफी इकोनॉमिकली एक इकोनॉमिक रेट पे काम करने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में मतलब ये है कि लोग काफी सस्ते में काम करने को रेडी हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि बेसिकली अगर अपन इंडिया में बात करते हैं तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफी सस्ते मिलते हैं भारत के अंदर, और अगर आप यूएस में चले जाओ तो वहां डोमेस्टिक वर्कर्स जो होंगे वो काफी थोड़े से महंगे मिलेंगे, काफी महंगे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि लोग यहां से ले जाते हैं भाई वहां काम करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत एक लेबर इंटेंसिव देश है, यहां पर लेबर बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको, और यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव देश है, वहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तो आउटसोर्स करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत इसलिए आउटसोर्सिंग का हब बन चुका है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट बेसिक चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बेहतर बन चुका है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है। ये डेटा जो है 17-18 का है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप इस डेटा को थोड़ा सा एनहांस करके देंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी किताबों में भी अभी 2017-18 का ही डेटा है, रीसेंट डेटा, क्योंकि कोरोना है और सारा लॉकडाउन फॉकडाउन सब हो गया था, इस वजह से एग्जैक्ट डेटा अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ पाया, इसलिए आपकी सारी किताबों में, मतलब सारी ही किताबों में आपका डेटा आपको यही देखने को मिलेगा। हो सकता है इससे पुराना देखने को मिले। सो दिस इज द कहते हैं सबसे ज्यादा बेहतर डेटा, सबसे ज्यादा एडवांस डेटा भी हमने यहां पर दिया है। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पुअर है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, हम इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और आने वाले कुछ सालों में भारत सुपर पावर भी बन जाएगा अगर हम इधर उधर की बातों पे ना लड़े तो। ठीक है, हम जीडीपी का 5% जिसको अभी कम करके पहले, मतलब अभी रिसेंटली लॉकडाउन के आसपास, ठीक है, हमने 3.8 या 4.2% के आसपास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना शुरू कर दिया था, काफी कम कर दिया था। बट सरकार ने इस साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया, इससे भी ज्यादा बूस्ट कर दिया है सरकार ने। और चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा खर्च करती है, ये तो सबको पता है, चाइना काफी बड़ा देश है। ठीक है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा खर्चा करती है क्योंकि उसके जितने भी एम्प्लॉयमेंट है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप होकर आते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया 14% करती है, जबकि कोरिया कंपैरेटिवली छोटा यानी कि 7% जीडीपी का खर्च करता है। अब यहां ये समझने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, यार हम तो सर कोरिया से भी पीछे है ना, ऐसे कुछ मन में आ जाएगा। भाई भारत का अगर फॉर एग्जांपल माने कि जीडीपी जो है, इसने जीडीपी का प्रतिशत दिया है, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई 1 लाख रुपए अगर कोरिया की जीडीपी है, 1 लाख रुपए ही मान लो, ठीक है, तो 7% कितना हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 7,000 रुपए। ठीक है, 7,000 रुपए का आपने क्या करा, खर्च कर दिया कोरिया ने। अब भारत की जीडीपी इसके कंपेरिजन में 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो इसलिए अमाउंट के मामले में भारत काफी अच्छा है, बट परसेंटेज ऑफ जीडीपी के मामले में थोड़ा सा भारत जो है पीछे है। ठीक है, हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड है वो कंपैरेटिवली अभी भी बायोफ्यूल से चलते हैं, जिसको धीरे धीरे हम एलपीजी के ऊपर और धीरे धीरे बाकी सभी चीजों के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर 2010 के डेटा के बारे में बात करें, मैंने यहाँ डेटा के साथ जरूरी ध्यान करके इंपॉर्टेंटली आपको ये ईयर लिखा है ताकि आप इसको मेंशन करो। देखो एक चीज याद रखना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप जब भी डेटा लिखे, इफ यू आर नॉट श्योर कि रिसेंट है या नहीं है, तो प्लीज ट्राई कि आप उसके साथ उसका साल लिख दें, तो कभी कंफ्यूजन होने का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कभी भी, है ना। तो 2010 के अंदर 62% हाउस होल्ड जो था उसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन थी और बाकियों में नहीं थी, जिसको अब धीरे धीरे बूस्ट करके 70-80% के आसपास आ गया है। अगर हम गांव के बारे में बात करें तो सैनिटेशन फैसिलिटी कंपैरेटिवली काफी कम थी गांवों के अंदर। ठीक है, अब ये जो सैनिटेशन फैसिलिटी है ना, ऐसा मत सोचे कि भारत के अंदर का सैनिटेशन गांव में खराब है, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि जो सैनिटेशन के स्टैंडर्ड यहां पर मेजर किए जाते हैं शहर के कंपैरिजन में, वो स्टैंडर्ड गांव में पूरे नहीं हो पाते। नहीं मतलब शहर में आप बोले ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गांव में तो वो उनकी जीवनचर्या है, उनके हिसाब से वही साफ सुथरा, ठीक है, और हमारे हिसाब से, हमारे मतलब बेसिकली जो स्टैंडर्ड सेट है उनके हिसाब से वो खराब है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल ही खराब है, बस दोनों का एक कहते हैं ना अपन सोच में डिफरेंस है और इस वजह से अलग आता है। ठीक है, नाउ
इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट दो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हैं, एक है एनर्जी और एक है हेल्थ। एनर्जी इस साल आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, सो यू डोंट हैव टू गो फॉर एनर्जी, बट अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं सो गो फॉर इट, है ना। सीयूटी में करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी कक्षा 12वीं में ये सब नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। बाद में देख रहे हो, बाद में आ गया है तो और वीडियो बन जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। एनर्जी, पावर, ये सब हटा दिया गया है। हेल्थ पे आते हैं, पर हेल्थ जो है ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर हम हेल्थ की बात करें तो कोरोना के बाद से भारत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा जंप लिया। मतलब हम आने वाले 10 सालों में जितना डेवलपमेंट करते हैं, हमने आने वाले 1 साल के अंदर उतना डेवलपमेंट कर दिया। और यहां से हमें एक सीख भी मिली कि जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। कैपेसिटी, आर कैपेबिलिटीज आर सुप्रीम, इतनी बड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी फोड़ सकते हैं, किसी को ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कैसा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? काफी अच्छा है, पर कंपैरेटिवली जितना होना चाहिए उतना अभी भी नहीं है ना। हम एकदम से बढ़ तो गए, पर जितना बढ़ना चाहिए उससे भी थोड़ा सा नीचे है। द रीजन इज दैट हम हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे थे 2020 से पहले, ठीक है। बीइंग अ सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को लैक कर जाता है, ठीक है। और इसी के लिए अगर अपन बात करें, जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। हम तीनों टाइप के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो भारत जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, आप जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में चाइना के बाद हम दूसरे आते हैं। और इतने बड़े देश के अंदर अगर आज भी कोई बीमारी हो जाती है, तो अगर गांव में कोई व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको शहर तक पहुंचने में शायद 2-4 घंटे लग जाए, और वो 2-4 घंटे उसकी जिंदगी पे भारी पड़ जाए। ऐसा कई बार देखने को पाया है हमने, और बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। तो अभी भी भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं लैक कर जाता है, ठीक है। देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन कंटेक्स्ट ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। गांव और शहर के बीच में क्या डिफरेंस है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे आपको समझाने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं। हाँ, पिछले कुछ डिकेड के अंदर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट आया है, और ये अच्छी बात है that India has picking up the pace for health infrastructure, which is a good sign for the development of the whole economy and the people living in that economy. हाँ, इंडिया ने कई सारे तरीके के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज एडअप की हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल के ऊपर काम करती है, जिसको अभी अपन देख रहे होंगे, ठीक है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोले सरकार पे ही डिपेंडेंट रहे। हम सब जानते हैं सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, दैट्स नो डाउट। इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का कोई कंपैरिजन नहीं है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट भी अभी है। वो इसलिए है क्योंकि इतने बड़े स्केल के ऊपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड को सिर्फ एक सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। वी नीड अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है। अब भारत में जो चलता है वो है 3 टायर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। क्या चलता है? 3 टायर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब 3 लेवल के ऊपर हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी पूरा का पूरा चलता है। ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। सबसे पहला होता है बेटा आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब आप देखते होंगे गांव में छोटे छोटे चिकित्सालय खुलते हैं। उन चिकित्सालय में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस बेसिक दवाई की पहचान कराना और खांसी जुकाम बुखार जैसी कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उनका ट्रीटमेंट करना इन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर या सेंटर्स के अंदर होता है। दिस सेंटर प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन कर दिया, लोगों को एजुकेट करने का काम कर दिया। बेसिक मतलब किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं, आप बेसिक छोटा मोटा काम जो होता है वो कर देते हैं। डिलीवरी हो गई, बच्चे की हेल्थ केयर, टीकाकरण हो गया, इम्यूनाइजेशन होना मतलब उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो जो टीके और वो पोलियो के ड्रॉप वगैरह लगते हैं वो सारे हो जाते हैं। लोगों को अवेयर करना, ये सारे काम इन इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ही डॉक्टर होता है, इसमें एक ही डॉक्टर होता है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता। आपने अगर आप जग्या वाले जमाने के हो, जग्या मतलब पहले चलता था एक बालिका वधू, ठीक है, अगर आप जग्या वाले जमाने के हो तो उनका जो गांव था उस गांव में सबसे पहले एक प्राइमरी हेल्थ केयर था जहां एक ही डॉक्टर था और 1 या 2 नर्स होते थे और वही काम करते थे। ठीक है, दीज सेंटर आर जनरली सेटअप इन विलेज एंड स्मॉल टाउन, ये छोटे छोटे शहरों के अंदर और गाँव के अंदर ये डेवलप होते हैं, लगते हैं। और अगर कोई पेशेंट यहाँ पर सही नहीं हो पाया तो उसको कह दिया जाता है कि आप थोड़े से या तो बड़े शहर चले जाओ या बहुत बड़े शहर चले जाओ, यानी कि आप चाहो तो नजदीकी शहर चले जाओ या फिर चाहो तो बड़े शहर चले जाओ, यानी कि आप चाहे तो सेकेंडरी पे चले जाए, टर्शरी।
अब सेकेंडरी का मतलब क्या होता है भाई? प्राइमरी में एक डॉक्टर था और एक या दो नर्स या जो भी है अटेंडेंट वो हुआ करते थे। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है जो कि गांव से जस्ट नजदीकी शहर के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, ये ऐसा हेल्थ केयर सेंटर होता है जिसमें पहले के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर फैसिलिटीज होती है, जैसे एक्सरे की फैसिलिटी मिल जाएगी, ईसीजी मिल जाएगी, और छोटे मोटे ऑपरेशंस जो है वो यहां पर कंडक्ट हो जाएंगे। छोटे मोटे का मतलब ये है कि बहुत बड़े ऑपरेशंस नहीं होते। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाईपास सर्जरी हो गया या ऐसे कुछ ऑपरेशंस हो सकता है यहां पर देखने को ना मिले, बाकी नॉर्मल जो है हाथ पैर काट टांग टूंग टांग सब यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े शहरों के अंदर लोकेट किया जाता है। इसमें प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी फैसिलिटी भी होती है, मतलब खांसी जुकाम बुखार से लेकर हाथ काटना पैर काटना सब कुछ यहां पर हो सकता है। ठीक है, इफ अ पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी मतलब बहुत बड़ी सर्जरी है, कॉम्प्लिकेशन है या कुछ है, तो फिर उसको फाइनली एक बड़े शहर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और बड़े शहर में आप जानते हैं कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो कि पूरी दुनिया में आज प्रख्यात हैं, जैसे एसएमएस हो गया, एम्स हो गया भारत का। ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो शायद पूरी दुनिया में नाम है इनका, मतलब शायद कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पूरी दुनिया में कोई ट्रीट नहीं कर सकता, वो एम्स में आकर एसएमएस में आकर ठीक होके जा रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ हुआ था, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है पास में ही है। एक ऐसा केस था, देयर वाज अ पर्सन जो अपना कारपेंटर होता है ना, खाती जिसको हम कहते हैं, तो वो दुबई में काम कर रहा था एक व्यक्ति, तो उसका चलते चलते एक पैर का जो छोटा सा मतलब कुछ कट हो गया या कुछ उसके अंदर लग गया। अब उसकी वजह से उसका पूरा पैर जो है सड़ने लग गया। ठीक है, धीरे 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 सड़ने लग गया। जब उसने अपना चेकअप कराया तो ये पता चला कि उसके अंदर कुछ एक केमिकल आ गया है पैर के अंदर, क्योंकि वो काम कर रहा था तो उसके थ्रू कुछ केमिकल उसकी बॉडी के अंदर आ गया है जिससे उसका पैर जो है सड़ रहा है। और अगर इसको जल्दी ऑपरेट नहीं किया गया तो वो जहर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। अब उसका इलाज जब पता करा तो उन्होंने कहा कि आपका जो घुटना है, ये जो नी है, इस नी के नीचे का पैर का हिस्सा, नी के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो काटना पड़ेगा। अगर आप काट दोगे तो आप ठीक रहोगे, नहीं काटोगे तो जहर फिर आगे पूरा फैल जाएगा। वो बंदा वहां से इंडिया आ गया। ठीक है, मुझे स्टोरी पता है क्योंकि हमारे इधर का आसपास का कहीं बंदा है। ठीक है, वो इंडिया आ गया और हमारे इस हॉस्पिटल में जो हमारे पड़ोस में है उस हॉस्पिटल में जाके उसने इलाज कराया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है, जैसे एम्स है, जैसे एसएमएस है, वैसे ही हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो वहां आके उसने इलाज कराया, उसका 10 दिन इलाज चला। 10 दिन के इलाज के बाद जब वो बाहर आया तो उसका घुटने से ऊपर का पैर नहीं कटा हुआ था, उसके पैर की 2 उंगलियां ये कटी हुई थी। ठीक है, सो समटाइम्स इट पॉसिबल्स कि भारत के डॉक्टर जो हैं वो काफी ज्यादा प्रख्यात है पूरी दुनिया के अंदर, और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी तो है ही और हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर जहां पर सब कुछ मिलेगा, खांसी जुकाम बुखार, हाथ काटना पैर काटना, मुर्दा करना जिंदा करना, सब सारी फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। व्हाटसोएवर यू कैन थिंक वो यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ ऑपरेट नहीं हो रहा तो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये जो अब यहाँ पर लिखा है ना, आपने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी है, ये एक्सप्लेनेशन सेकेंडरी की गलती से कॉपी हो गई है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, टर्शियरी की सेकेंडरी की कॉपी हो गई है सेम टू सेम, तो एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। ये एम्स एसएमएस ऐसी कुछ एग्जांपल है। एवरी टाइप ऑफ सर्जरी जो कि आप यहां पर सोच सकते हो वो सारी सर्जरी यहां पर हो जाएंगी। जिस भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज आप चाहते हैं वो सारी मेडिकल फैसिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, दीज आर द 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। अब भारत में कैसे बूस्ट करना है, क्या बूस्ट करना है, तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, कितना डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ और कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो आप डेथ रेट के अंदर कमी कर दीजिए, बढ़िया डेवलप हो जाएगा। और कैसे डेवलप हुआ, डेथ रेट के डिक्लाइन की वजह से। दोनों तरीके से आप इसके एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आपके दोनों तरीके से आ सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर इंक्रीज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो आप मेडिकल टर्म्स में कुछ ऐसे रीजंस जो है दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी से लिंक करके। ठीक है, और ऐसा बोला जाए कि भाई भारत के अंदर डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, तो भी आप इसके रीजंस में दे सकते हैं। बेसिक 4 रीजन है, डेथ रेट कम होना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाना। आज भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोक्सीमेटली 69.4 है, जो कि वर्ल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि 72.4 के आसपास है, उससे थोड़ा सा कम है, पर कंपैरेटिवली हम काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कम होना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी कम होगी हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी बढ़ती हुई दिखेगी। ये इंडिकेटर है, ठीक है, कि अगर ये कम हो रहा है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रही है, ये कम हो रहा है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रही है। और आप डेडली डिजीज, कोरोना एक बहुत ज्यादा डेडली डिजीज है, उससे उतनी भयंकर डिजीज शायद पूरी दुनिया ने आज से पहले कभी देखी ना हो, उसके ऊपर भी कंट्रोल हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी
लेकर आई है, ठीक है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि भारत हेल्थ केयर फैसिलिटी में आगे बढ़ चुका है, अच्छी बात है हम आगे बढ़ चुके हैं, पर जहां तक हमें पहुंचना है ना वहां अभी रास्ता बहुत दूर है, इतना पास नहीं, बहुत ज्यादा ही दूर है। तो हेल्थ इज स्टिल एन इमर्जिंग चैलेंज फॉर इंडिया बिकॉज वी आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अभी भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, शहर में अच्छा है, गांव में खराब है, गांव के व्यक्ति मरता है तो कोई नहीं देखता, शहर का मरेगा तो सब देखेंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है, ठीक है, तो ये अभी भारत के अंदर है, तो ये हम हटा नहीं सकते इसको भी, प्राइवेटाइजेशन को, गवर्नमेंट जब तक पूरा नहीं बढ़ जाएगा तब तक इसको हटा नहीं सकते, तो इसमें भी कंट्रोल आना जरूरी है। सैनिटेशन लेवल कई कई एरियाज के अंदर बेहतर है और कई एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ही खराब है, तो दोनों को मैच करना काफी ज्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर शायद मैनेज नहीं हो पा रहे, ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं उनका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, अगर उनकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सुधार लिया जाए तो शायद भारत के अंदर हम एक सोने की चिड़िया वाला देश, जहां पर शायद कोई बीमार ना पड़े, शायद ऐसी बड़ी बड़ी महामारियां हमें देखने को ना मिले, ऐसे सपने को साकार होता हुआ देख सकते हैं। बट दिस इज स्टिल ह्यूज 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 ह्यूज, मतलब बहुत बहुत ज्यादा सपे पार है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बालको ये हो गया आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर। पर्यावरण, एनवायरमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, और ये नहीं होगा तो 12वीं नंबर भी बहुत ज्यादा कम आ जाएंगे, बिकॉज एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी भी अपनी इंपॉर्टेंस को उतना ही ग्रैब करके बैठा है। Hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion। आज सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा खत्म करते हैं, और कल लॉन्च होने जा रहा है प्रयास। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में चले जाए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो दिस टाइम विल बी लॉन्चिंग इट प्रयास फॉर फ्री। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सारी चीजें हो जाएंगी इस प्रयास के अंदर। है हमारे साथ एक बहुत बड़ी आस, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं प्रयास। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण या एनवायरमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर सिंपल भाषा में बताएं तो पर्यावरण एनवायरमेंट का मतलब होता है टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस। क्या बोला मैंने? टोटल, संपूर्ण प्लैनेटरी जो हमारे अर्थ की है इनहेरिटेंस, जो अर्थ ने क्रिएट की है, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी फैसिलिटी जो इस धरती ने हमारे लिए पैदा करी है, क्रिएट करी है ऑन देयर ओन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम ह्यूमन एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान खुद, बादल, बारिशें, सब क्या है? हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है। बेसिकली एनवायरमेंट को दो प्रकार के एलिमेंट्स के अंदर तोड़ दिया जाता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है नॉन बायोटिक, ठीक है। अगर हम थोड़ी देसी भाषा में बोले तो वो बायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर जीव माने जाते हैं, और नॉन बायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर हम जीव नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल बायोटिक एलिमेंट में आते हैं ह्यूमन बींग्स, ये डियर, ये ग्रास, ये ईगल, ठीक है, ये क्या हो गए तुम्हारे बायोटिक एलिमेंट्स हो गए, जिनके अंदर कई किसी तरीके से हम जान मानते
आज करते हैं इस पूरी की पूरी किताब का अंत, इंडिया पाकिस्तान चाइना। खैर कंपैरिजन तीनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे ऊपर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज खत्म कर रहे होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि आखिरी चैप्टर बचा है। चलो मिलकर खत्म करते हैं और आज शाम को मिलते हैं प्रयास के साथ। इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो ढूंढो प्रयास कहां है, सर्च प्रयास बाय कॉमर्स किंग। चलिए शुरू करते हैं। सो बालकों, हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत करी थी 3 दिन पहले और आपसे कहा था भाई 3-4 दिन के अंदर इसको निपटा देंगे, और हम अपने वादे पे पूरी तरीके से आ चुके हैं और आज इसको निपटा रहे हैं। ठीक है, और खत्म करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम आपको गायब कर देंगे और हम भूल जाएंगे कि आप कहां हैं हम कहां हैं। हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और प्रयास आज शाम को लॉन्च होने जा रहा है, तो प्लीज एवरीवन गो एंड सर्च फॉर प्रयास अगर आप इसको लाइव देख रहे हो तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो इंडिया पाकिस्तान चाइना बेसिकली ये आसपास के देश है जो कि एक ही एरिया या एक ही ऑरा के अंदर, एक ही समय के अंदर आसपास में ही आजाद हुए थे। ठीक है, या फिर रिपब्लिक हुए थे, और इनकी जो पॉलिसीज है वो काफी हद तक मैच खा रही थी। स्टार्टिंग जो थी वो तीनों ने एक ही तरीके से करी, पर जैसे जैसे समय बीता हम थोड़े से अलग हो गए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से अलग हो गया, पाकिस्तान चाइना से अलग हो गया। इन सबकी पॉलिसीज में आज की तारीख में काफी मैसिव डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से सन 2022 के अंदर इंडिया कहीं और खड़ा है, पाकिस्तान कहीं और खड़ा है और चाइना कहीं और खड़ा है। कोई किसी सेक्टर में अच्छा है, कोई किसी सेक्टर में अच्छा है, और कोई किसी भी सेक्टर में अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। ठीक है, इंडिया के बारे में अगर हम बात करते तो इंडिया ऑलरेडी हम पूरे साल पढ़ चुके हैं। भारत ने क्या किया था, पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था, क्यों था, कैसा था। पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर के लिए था, दूसरा इंडस्ट्रियल के था, तीसरा वापस एग्रीकल्चर, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सेम चीज को वापस रिपीट करने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम यहां पर पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के बारे में बात करेंगे, फिर तीनों का एक कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तीनों का एक मैसिव कंपैरिजन, तो भैया तीनों जो है वो अपने पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम के ऊपर आगे बढ़े थे इन्होंने। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस ले ली थी इन्होंने, और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम चाइना कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हो गई थी 1949 के अंदर। तीनों कंट्रीज की जो प्लानिंग पॉलिसीज थी वो अप्रोक्सीमेटली सेम थी। ठीक है, सिमिलर वेज के अंदर तीनों ने अपने काम शुरू करे थे। इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान 1951 के अंदर लॉन्च किया था, सबको पता होगा। 1951 से लेकर 56 विच इज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि हम क्या थे, एग्रेरियन इकोनॉमी थे, यानी कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, इसलिए हमने पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेस्ड शुरू करा था। जबकि चाइना ने 53 में शुरू करा और पाकिस्तान सबसे अंत में, हमारा समाप्त हुआ इनका शुरू हुआ, सबसे पीछे रह जाते हैं। 1956 के अंदर इन लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर काम करती हैं, जबकि चाइना जो है वो स्टार्टर्स में काम करता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को की रोल असाइन किया गया है सारी इकोनॉमीज के अंदर। ठीक है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, तीनों के अंदर जो है एक ही मोटिव लेकर हमने आगे बढ़े कि पब्लिक सेक्टर को की रोल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब तीनों ने शुरुआत तो अप्रोक्सीमेटली सेम समय में की है, 2-3 साल के डिफरेंस के अंदर की, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इंडिया अलग पाथ पे चला गया, पाकिस्तान उसके पीछे पीछे निकल लिया, और चाइना जो है वो कंपैरेटिवली अलग पाथ पे चला गया। अगर मैं बोलूं किसी भी देश को डेवलप करना है तो उसको करने के लिए 3 सेक्टर्स होते हैं। सबको पता है कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी को कंप्लीट डेवलप करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि कुछ भी ना बचे। जैसे ये डेवलप होगा वैसे हम सेकेंडरी के डेवलपमेंट में शुरू हो जाएंगे और सेकेंडरी को कंप्लीट करेंगे। जैसे सेकेंडरी का डेवलपमेंट पूरा होगा फिर हम टर्शरी के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल पाथ है, सबको समझ में आता है, पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मल पाथ नॉर्मल नहीं चला। हम थोड़े से जल्दीबाजी में थे, या कहें कि हमारी जो प्लानिंग थी ना, जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी और जितने भी उस समय जो लीडर्स थे, उन्होंने शायद प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से आज तक भारत रिफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म, वापस से बनाना। देखो, बच्चे से गलती हो जाती तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट से गलती हो जाती है, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जबकि अगर किसी देश की सरकार से गलती हो जाती है तो वो रिफॉर्म क्रिएट कर देती है, मतलब वापस से फॉर्म कर देती है पॉलिसीज को। भाई हमारी पुरानी पॉलिसी नहीं चली तो हम नहीं बना देते। ठीक है, तो इसलिए भारत आज तक रिफॉर्म्स के पीछे भाग रहा है। हमने क्या किया, पहले 5 ईयर प्लान में 1951 के अंदर जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च करा तो हमने एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोशन दिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। पर हमने 5 साल में ये सीखा, 1951 से लेकर 56 तक हमारी सरकार ने ये सीखा, बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने ये सीखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में पैसा नहीं बनता।
आप सभी को पता है एग्रीकल्चर एक तरीके से सबसे स्लो वे ऑफ इनकम है, जहां पर आपकी ग्रोथ ऑफ इनकम भी काफी डाउन रहती है और कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ इनकम है ना वो भी काफी कम आती है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। तो हमने क्या करा, इसको आधा डेवलप करा और डेवलप करते अगला जो 5 ईयर प्लान था यानी कि 1956 से लेकर 61 में हम यहां चले गए सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सबको पता होगा 1956 लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो ये काम इंडिया ने गलत कर दिया था। यहां पर हम एग्रीकल्चर को आधा डेवलप करा, हम इंडस्ट्रीज पे चले गए। 61 में फिर समझ में आया हमें नहीं यार एक काम करते हैं एग्रीकल्चर पे वापस चलते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर पे चले गए। तो इस तरीके से भारत की जो प्लानिंग थी वो फॉल्टी प्लानिंग में आ गई। पाकिस्तान जो था वो भी इसी के पीछे पीछे हो लिया और वहां पे भी फॉल्ट आ गया। बट चाइना का जो डेवलपमेंट प्रोसीजर था वो थोड़ा सा अलग था, उन्होंने थोड़ा रुककर सोच समझकर काम किया था, क्योंकि वहां पर कुछ पार्टीज ही काम कर रही होती हैं। तो अगर हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो काफी हद तक बेहतर हम कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल द बोथ ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, उनके मुकाबले एक अच्छी पॉलिसी इन्होंने यूज करी। क्या करी देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल करा। आज भी चाइना के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल ही है, प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट नहीं मिली हुई जितनी कि हमारे यहां मिली हुई है, या बेसिकली हम बोले प्राइवेट ना की मात्रा में ही है। आप देखते हैं चाइना में यूट्यूब भी नहीं चलेगा, ठीक है, उनका अलग ही चल रहा है सेपरेट, तो वो अपना अपना ही चलाएंगे, बोले हम किसी और के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो पहला डिसीजन जो चाइना ने लिया वो था कि चाइना को सारे के सारे सेक्टर्स को, चाहे इकोनॉमी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों सेक्टर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या इंपॉर्टेंट डिसीजन विच बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज टू बॉट all the sectors of the economy, enterprise and land owned and operated by the individual under government control। ये पूरा का पूरा सरकार के कंट्रोल के अंदर दे दिया। इसमें प्राइवेट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि प्राइवेट अभी बढ़ना शुरू ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू करा, एग्रीकल्चर पे पहले फोकस करा। जब तक एग्रीकल्चर पूरी तरीके से बढ़ नहीं गया, इन्होंने किसी और सेक्टर पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, प्राइम फोकस एग्रीकल्चर पे ही रखा। ठीक है, 1958 के अंदर इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को लॉन्च करा। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब इन्होंने समझ लिया कि हाँ भाई हमने 1949 से लेकर अब तक यानी कि 9 साल के अंदर एग्रीकल्चर को अच्छा खासा डेवलप कर लिया है, इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। इन्होंने कहा अब एग्रीकल्चर को हम जितना बढ़ा सकते थे अपनी कंट्री में, अपनी श्रद्धा के हिसाब से हमने उसको बढ़ा लिया है, अब वो स्टक हो गया है, स्टेगनेंट हो गया। इन्होंने फिर क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस किया एंड दे फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज जो है ना वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है किसी और देश के मुकाबले। चाइना जो है वो प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री। व्हाट इज द बेसिक रीजन? द बेसिक रीजन इज कि चाइना की जो पॉलिसीज थी ना वो स्टेप बाय स्टेप चली। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर पूरा किया, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर के ऊपर दिमाग लगाया, और उन्होंने इंडस्ट्रीज में इतनी महारत हासिल कर ली कि सर्विस सेक्टर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने अगली चीज लाई जो कि माओ सेतुंग, नाम याद रखना, बहुत सिंपल नाम है। ठीक है, अजीब नाम होता है तो हमें याद रखते हैं, जैसे लुई 16 कक्षा 11वीं के अंदर नाम याद होगा, क्या 11वीं के 9वीं के अंदर सबको याद होगा। ठीक है, तो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इन्होंने स्टार्ट करा 1965 में, जो कि माओ सेतुंग जो कि चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय, उन्होंने क्या करा, ये रिवॉल्यूशन शुरू करा। ये रिवॉल्यूशन 1966 से लेकर 76 तक चला, और इस रिवॉल्यूशन की वजह से ही आज चाइना जो है वो इतना मैसिव प्रोडक्टिव कंट्री बन चुका है। ठीक है, हमने देखा होगा कि हमारे जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं जो चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं, हमने ये सुना है कि वो खिलौने जो है ना वह चाइना के बच्चे बना रहे हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स दैट आर इन चाइना, वो छोटे छोटे बच्चे जो है 6ठी 7वीं 8वीं के, वो इनको क्रिएट कर रहे हैं। वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं, रीजन यही है इसका। देखो, अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड टू लर्न फ्रॉम रूरल एरियाज। बच्चों को और प्रोफेशनल्स को गांव में भेजा जाता था। ठीक है, उनको वहां गांव में भेज दिया और ये समझने की प्रयास किया गया है कि कैसे गांव का डेवलपमेंट हो। देखो सीधी सी बात है, जब एक बच्चा जाता है ना तो वो वहां से कनेक्ट हो जाता है। आप मान लो किसी गरीब के यहाँ जा रहे हो तो आप किसी समय के लिए, थोड़े समय के लिए वहां से कनेक्ट हो जाओगे, आप कोशिश करोगे कि हम क्या करें, हम किसी भी तरीके से उसका भला करने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चा बुद्धि जो है, बच्चा बुद्धि मतलब बच्चे की बुद्धि या फिर बच्चे का जो मन है वो साफ है। तो वो क्या सोचता है, वो अगर कहीं प्रॉब्लम देखता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। तो यही दिमाग चाइना वालों ने लगाया और उन्होंने क्या करा, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को दोनों को भेज दिया कहां पर, गांव के अंदर, ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर डेवलपमेंट नहीं, जहां पर परेशानियां हैं। तो वहां प्रोफेशनल्स और बच्चों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा एक नया सेटअप जनरेट हुआ जिसकी मदद से चाइना आज प्रोडक्टिव कंट्रीज के मामले में सबसे ऊपर आता है।
ठीक है, वहां पर बच्चों को स्टार्टिंग से यह सिखाया गया कि बेसिकली आपको पढ़ना के साथ साथ कमाना कैसे है। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में ही आपको ऐसी चीजें सिखा दी जाती है जिसके थ्रू आप अपनी बेसिक नीड जो है कमाई की वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइना के आगे के प्रोसीजर। तो चाइना ने क्या है, रिफॉर्म्स को फेजेस में डेवलप किया। हमने स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ लिया था कि चाइना ने एग्रीकल्चर, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों सेक्टर को फेज बाय फेज स्टार्ट करा, कहीं भागे नहीं एक दूसरे के पीछे। तो ये इसका मेन रीजन है। चाइना हैज इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म इन 2 डिफरेंट फेजेस। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सेक्टर्स पे काम किया। जब तक इन पे काम नहीं हुआ तब तक वो अगले सेगमेंट की तरफ नहीं बढ़े, और जैसे ही इन पे काम खत्म हो गया, इन द लेटर फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मिक्स नहीं किया है दोनों, पहले इसका काम किया फिर इसका किया, दोनों को मिक्स करने का काम नहीं किया। और जब इंडस्ट्रीज के पास आए, प्राइवेट फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइज आर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। यहां पर इन लोगों ने प्राइवेट फर्म्स को हाथ में दे दिया, ठीक है भाई अब आप जो है वो काम करना शुरू कर सकते हैं। इन्होंने डुअल प्राइसिंग सिस्टम रखा, ये बहुत अच्छा काम किया चाइना ने। अभी डुअल प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत बढ़िया है, भारत करेगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ऑब्लाइज्ड, जरूरी है इनके लिए, टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट द फिक्स प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि कोई भी अगर बायर आ रहा है तो स्टार्टिंग के 100 केजी माल उसको 10 रुपए केजी के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फिक्स कर दिया बायर के लिए। अगर तेरे को खरीदना है, तेरे को 1000 किलो खरीदना, कोई बात नहीं, शुरू का 100 किलो तू 10 रुपए के भाव पे ही खरीदेगा। जब तू खरीद लेगा उसके बाद आगे का भाव तो जो लगाना है वो लगा लियो। ठीक है, ऐसा सिर्फ बायर के लिए नहीं किया, जो सेलर आया यानी कि जो फार्मर आया उसको भी बोला भाई स्टार्टिंग के 500 केजी जो है वो आपको 10 रुपए के भाव पे ही बेचना है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्राइस हो गया। अब जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं यानी कि बड़े फार्मर है, उनके पास ठीक है, बोले ठीक है हम स्टार्टिंग का 500 इतने में बेच देते, उसके बाद वाला जो है हम अपनी इच्छा पे बेचेंगे। तो इस वजह से चाइना ने ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी लॉन्च करी, बायर के लिए भी प्राइसिंग हो गई, सेलर के लिए भी प्राइसिंग हो गई। ठीक है, और दोनों को एक फिक्स कर दिया कि हमें इतना तो आपको बेचना ही है स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। और ये प्राइस कौन सेट करता था, गवर्नमेंट। और बाकी जो होगा, मतलब आपको 100 से ज्यादा खरीदना है तो बाकी जो मार्केट प्राइस आप चल रहा है आप बात कर करा के इसको खरीद सकते हैं। इससे दोनों का डेवलपमेंट हुआ, फार्मर के पास भी स्टैंडर्डाइज अमाउंट ऑफ अर्निंग आना शुरू हो गई, और जो सेलर है वो भी किसी तरीके से नुकसान में नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आप सबने पढ़ा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब वो एरियाज होते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी दी जाती है। आप इंडस्ट्री अगर वहां पर डेवलप कर रहे हैं तो आपको सस्ती लेबर रेट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, टैक्सेशन कुछ समय के लिए माफ होगा, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो चीप लेबर, लोअर रेट ऑफ टैक्स, सब्सिडाइज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये काफी सारी चीजें इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइना ने डेवलप करी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर काफी स्पेसिफिक रेट से, काफी अच्छी रेट से बढ़ा। अब जब चाइना की बात हो गई तो चाइना के बाद अगली बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में जब हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भारत के जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब चाइना ने जो भी डेवलपमेंट किया ना वो सारा भारत के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूम रहा है। सबसे पहले अगर हम चाइना के पाकिस्तान के बारे में बात करें, इट्स 1947 एज यूजुअल, जब भारत हुआ तभी आपका पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। अब आजाद होने के बाद इसने सबसे पहले क्या काम किया, वही मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी पे है, पाकिस्तान भी आपका मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में भी हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहां पर भी हुआ। यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1953 के अंदर स्टार्ट हो गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब सभी को पता है कि एकदम से प्रोडक्शन जो है बढ़ जाना फूड ग्रेन्स का, उसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। डेवलपमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करें तो वही सारी पॉलिसी जो आपने कक्षा 12वीं टर्म 1 और टर्म 2 में पढ़ी है भारत की, सेम वही आ जाएंगी। देख लो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेम, टैरिफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सो ऑन। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर्स हैं, एग्जैक्टली वही पॉलिसीज हैं जो कि भारत की आपने देख ली होंगी। प्राइवेट सेक्टर के रोल को इन्होंने थोड़ा सा जल्दी एक्सरसाइज कर लिया था। हम 1991 के अंदर प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बूस्ट कर पाए थे, इन्होंने थोड़ा सा जल्दी उसको रियलाइज कर लिया था। 1987 के अंदर पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए 1988 के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। भारत में यह काम 3 साल लेट हुआ था 1991 में, जब मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव ने की सरकार ने मिलकर, मनमोहन सिंह तो उस समय आपके प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे, और यहां पर क्या कहते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन दोनों ने मिलकर
स्टार्ट किया था 1991 की LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। ठीक है, अब भाई पाकिस्तान में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है, फाइनेंशियल सपोर्ट। पाकिस्तान को रेगुलर बेसिस पे वेस्टर्न नेशंस के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिलता रहा है। ठीक है, ये इसका कई सारे रीजन हो सकते हैं, हम इस रीजन के बारे में थोड़ा सा डीप में बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, सब समझदार हैं तो काफी ज्यादा रीजन इसके हो सकते हैं। तो हमने इंडिया पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया, तीनों के बारे में पढ़ लिया सबने। अब बात करते हैं तीनों का कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, हम सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपकी पॉपुलेशन और इन सब चीजों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, चाइना जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड है, भारत जो है वो इसके जस्ट पीछे है, जो हम जल्दी तोड़ देंगे, हमारे टैलेंटेड है सारे के सारे। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान तो काफी ज्यादा ही, मतलब काफी ज्यादा ही पीछे रह जाता है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 2% है। इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर एक साल में 100 लोग हैं पाकिस्तान में, तो अगले साल 102 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अगले साल 102 का 2% और बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है सबको? तो 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि काफी हाई होती है। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज ग्रोथ रेट के बारे में अगर अपन बात करें तो 1% से कम ही होनी चाहिए। अगर 1% से कम है तो आपकी पॉपुलेशन स्टैग्नेशन पे आ जाती है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पर उससे ज्यादा है तो चिंता का विषय है। तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की 2% है, इंडिया की ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज्यादा है पर ये हो जाएगी कम, जो कि 1.1% के आसपास है। चाइना जो है वो 0.6% के आसपास है, तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो अब स्टेबलाइज होने की कंडीशन में आ चुकी है। चाइना की लोएस्ट ग्रोथ रेट है, क्यों है भाई? क्योंकि इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी, सिंगल चाइल्ड नॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया था 1979 के अंदर, इसलिए उसकी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम हो गई है पॉपुलेशन की। ठीक है, अगर हम सेक्स रेशो के बारे में बात करें कि एक महिला पुरुष कितना दोनों के बीच में रेशो बनता है, तो बेसिकली यहां पर इंडिया में है 940, जो कि थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं काफी कम है। चाइना में है 950 एंड पाकिस्तान कम्स अबाउट विद 952। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते तो इसमें तो हमारा कोई सानी नहीं है। ठीक है, कोई भी सानी नहीं है। चाइना की 138 है पर स्क्वायर किलोमीटर में। पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक जगह अगर आप खड़े हो जाओ तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है? ऑन एन एवरेज चाइना के अंदर 138 है, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं। ठीक है, इंडिया का नो कंपैरिजन, यू कांट कंपेयर। ठीक है, इंडिया हैज अ मैसिव पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 358, जबकि पाकिस्तान की काफी कम है, 193 है। छोटा एरिया है, स्टिल काफी कम है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद जीडीपी बेस्ड या जीडीपी और सेक्टर्स बेस्ड की क्या कहानी होती है, तो जीडीपी बेस्ड कुछ इस तरीके से कहानी है। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ चाइना है वो है 9.5%, विच इज अ मैसिव ग्रोथ रेट। ठीक है, इसका रीजन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत सोच समझ के किया था, मतलब ऐसा जल्दीबाजी में भागने का काम इन्होंने नहीं किया था। तो चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 9.5% के आसपास आ जाती है, जबकि भारत की 5.8% है और पाकिस्तान इन सब में कम है, दैट इज 4.1% ऑफ ग्रोथ रेट। अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो 9% ऑफ जीडीपी इन चाइना एग्रीकल्चर से आता है, जबकि 37% वर्कफोर्स इसके अंदर लगी हुई है, 37% लोग मिलकर 9% जीडीपी दे देते हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में एग्रीकल्चर 19% देता है, जबकि 56% पॉपुलेशन एंगेज है, ये काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, और पाकिस्तान में 21% देता है और 45% पॉपुलेशन इसके अंदर एंगेज है। ठीक है, इसका रीजन ये मत समझना कि भाई पाकिस्तान में ज्यादा बढ़िया है, 21% दे रहा है। द बेसिक रीजन इज कि इनकी जो जीडीपी है वो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है ना, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है, 1000 रुपए का 20% 200 रुपए होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आप लोग समझ लेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना इज शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, बात पकड़ रहे हो? हमने क्या करा, चाइना ने क्या करा? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये पाथ पकड़ा है। जबकि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने यहां से यहां आने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने यहां आने का प्रयास किया कि भाई ना तो इसको काम करो ना इसको डेवलप करो, सर्विस पे आ जाओ। और आज आप देख रहे हैं सर्विस सेक्टर के मामले में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट खोखला नहीं रहना है पीछे से। हमें इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इन दोनों को भी बढ़ाना है, इन दोनों को बूस्ट रखना है। ठीक है जी,
अब बात करते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू क्या है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि HDI कहता है, वो कहता है कि जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। तो अगर स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, ये तो 3 चीजें हैं जिनको हम मिक्स करके मंगाने है ना। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी कितना समय जीता है व्यक्ति, पढ़ाई कितनी करता है, ठीक है, पर कैपिटल इनकम कितनी, इन सब का एक कॉम्बो बना के एक HDI आता है। ठीक है, तो अगर हम भारत के और इन सब चीजों के तीनों के बारे में बात करें तो वन में से इसको काउंट किया जा रहा है। तो यहां पर चाइना जो है वो 0.752 है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है 0.64 पे, और पाकिस्तान इन सब में सबसे नीचे है 0.562 पे। ठीक है, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी सबको पता है, 1 साल मतलब बच्चा पैदा हो गया और 1 साल की उम्र का इस अंतराल में कितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 में से। ठीक है हाँ जी, तो यहां पर चाइना का सबसे कम है जो कि 11.8 है, जो कि एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट है, यानी कि यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी को बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, कम हुआ है। इंडिया के अंदर ये 37.8 है, और इसके बाद अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा हाई है, 50.4 है, जो कि सैनिटेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन सब की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सैनिटेशन के बारे में, साफ सफाई के बारे में। तो यहां तो हम थोड़े से पीछे रहते ही हैं हमेशा। ठीक है, चाइना की इन सब में बेस्ट परफॉर्मेंस है विद 76% ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, जबकि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम है। ठीक है, अंडर नरिश पॉपुलेशन, अंडर नरिश मतलब वही वो आमिर खान आपका क्या बोलता था, अंडर नरिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुपोषित। ठीक है, तो कुपोषित पॉपुलेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो जितनी कम होगी उतना बेहतर है। तो अंडर नरिश पॉपुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर चाइना जो है वो 11% पे है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 20% के इर्द गिर्द आते हैं सैनिटेशन के, इसके अंडर नरिश पॉपुलेशन के मामले में। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा इस चैप्टर को देखते हुए वो ये है कि सर इसमें डेटा कितना याद करना है। तो बालक इस वीडियो को एक बार वापस से घुमा के देख ले, इस वीडियो में जितना जितना डेटा तेरे को बोला है वो सारा डेटा तेरे को याद रखना है। इसके अलावा कोई और डेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नहीं आएगा, तो उसको याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।